नमस्ते बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनीता चढ़ार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम देखते हैं नया पाठ सुनो किशोरी। इसकी लेखिका है आशा रानी होरा। लेखिका का परिचय देखिए। इनका जन्म 7 अप्रैल 1921 में अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाला तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ था। अविभाजित भारत मतलब तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अखंड भारत था और तब का इनका क्या है, जन्म है। आधुनिक साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रगणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचना ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श मतलब नारी से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। ये जो विधा जो है, ये पत्र साहित्य में लिखा गया पाठ है और इसलिए इसका परिचय यहाँ दिया गया है। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अनेक परिजनों को भेजे गए जो तात्कालीन साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों का जो लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को क्या करता है, स्पर्श करता है। मतलब जो भी पत्र उन्होंने अपने परिजन मतलब जो और रिश्तेदार जो होते हैं उनको जो भेजे हैं, तो उनमें से कुछ कला पक्ष को छूने वाले जो पत्र है उनको साहित्य भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। पाठ देखिए। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों और दोषचिंताओं का समाधान किया है। आंतरिक सहेली, माँ और मार्गदर्शिका के रूप में उन्होंने इस प्रकार का ये समाधान किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करनीय अकरणीय का बोध कराया है। अगर आप भी इस आपके बच्चों के साथ अगर माँ आंतरिक सहेली और मार्गदर्शिका रूप में क्या करते हो, क्या अनुचित है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अगर बताते तो ये बात बहुत क्या होती है, बच्चों के लिए अच्छी होती है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्य और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। ये तो सब देख रहे हैं, सबको पता है कि जैसे वहाँ जिस प्रकार से क्या किया जाता है, बिहेवियर किया जाता है, जिस प्रकार से वहाँ रहन सहन होता है, वही सारे मूल्य हमारे यहाँ होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति जो है, हमारी जो परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानते हैं और उसकी अवहेलना करते जा रहे हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर हो जाने से ये युवक युवतियों का जीवन जो है कि उसके प्रति जो उनका दृष्टिकोण जो बदल गया है, विवेकहीनता मतलब जो बिना सोचे समझे जो काम करने की उनकी सोच बन गई है और जल्दबाजी में लिए जाने वाला निर्णय इस नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य क्या कर रहा है, नष्ट करते जा रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर ही उतारकर स्वीकारना चाहिए। जरूरी है आप नया कुछ भी आता है तो उसका आत्मसात जरूर कीजिए, लेकिन ये हमारे भारतीय जो संस्कृति है, ये परंपराएं जो है, जो संस्कार है, इसकी भूमि पर उतारकर या उसमें देखकर ही आपको क्या करना है, इसका अनुकरण करना है। तो चलिए देखते हैं पाठ सुनो किशोरी। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जी हाँ, कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। इस प्रकार पत्र की क्या है, यहाँ शुरुआत हो गई है कि सुगंधा जो है, लेखिका जो है, सुगंधा जो उनकी बेटी है, उनको क्या कर रही है, पत्र लिख रही है कि तुम्हारा जो पत्र है वो पाकर, वो देखकर मुझे खुशी मिली और जो तूने दो तरफा मतलब दोनों तरफ से सोचने वाली बात जो कही गई है कि सिर्फ लड़कियों की ओर से नहीं तो लड़कों की ओर से भी सोचना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि ज़रूर आवश्यक है और हो सकता है हम एक दूसरे से जब बात करें तो इससे क्या मिले, कुछ ना कुछ नई राह मिल जाए। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटे की माँ हूँ जो जीवन में, बेटी की माँ हूँ जो एक जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा
करती है आकाश में अपने छोटे छोटे डोनों को चौड़े फैलाकर। डोना मतलब पंख होते हैं, पंखों को फैलाकर उड़ने की ये इनकी बेटी जो है ये कोशिश कर रही है। इसने बहुत बड़े बड़े क्या देखे, जीवन से संबंधित स्वप्न देखे हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डोने को यथार्थ से दूर समझकर भी मैंने काटना नहीं चाहती। यथार्थ जो सही है वो तो ये क्या कहते हैं कि ये सारी जो है आप बहुत ऊपर उड़ रहे हो आकाश में, ये बहुत धरती से दूर है, आपकी सोच बहुत क्या है, ऊंची है, लेकिन मैंने एक माँ होकर भी इसे कभी काटा नहीं है, इसे आपको कभी टोका नहीं है। केवल उसकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। आपका एम अगर पक्का है, आपको कहीं पहुंचना अगर है तो आप अवश्य पहुंचिए, लेकिन इसके लिए आपके राह में क्या नहीं होनी चाहिए, मुसीबतें नहीं होनी चाहिए। उस राह पर आपको खुद को क्या करना है, चलकर जाना है। बीच ही कहीं आप राह भटक कर वो जो आपकी मंजिल है उसे पाने में क्या न रह जाओ, पीछे न रह जाओ। इसीलिए माँ कहती है कि उसकी डोर को मैंने क्या किया है, मजबूत करने की कोशिश की है। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटा उड़ो, पर धरती पर निगाहें रखकर। माँ कहती है कि बेटा ये जो सपने हैं, ये उड़ना जो है, ये देखना जरूरी होता है, आवश्यक है जीवन में, लेकिन हमेशा अपनी निगाहें जो है हमेशा क्या करो, जमीन पर टिकाए रखो। जो तुम्हारी क्या है संस्कार जो है, तुम्हारी नींव जो है, जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ है, और उसे तुम्हें क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। तो हमेशा आप कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंचो, आप हमेशा अपनी निगाहें धरती पर रखकर ही क्या करोगे, चलोगे। क्योंकि जो जितना ऊपर उड़ता है और उड़ने के बाद अगर ज़मीन पर निगाहें नहीं होता तो उतना ही जोर से वो क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित तल पर गिरकर दैनिक क्षत विक्षिप्त हो जाए। देखिए उन्होंने भी यहाँ वही कहा है कि वो क्या कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए क्या करो, धरती पर निगाहें हमेशा बनाए रखो। जहाँ से आपके संस्कार है, आपकी भारतीय संस्कृति जो है, आपके परिवार के संस्कार जो है, वो याद करके क्या करो, आगे बढ़ते रहो। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जिसकी आपने कभी इच्छा ही नहीं की हो, ऐसे कहीं क्षेत्र में, ऐसे कहीं स्थल में जाकर आप क्या हो जाओ, आपके पंख क्या हो जाए, क्षित विक्षित मतलब बिखर जाए, टूट जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। आप कितनी भी समझदार क्यों ना हो, सावधानी जो होती है जीवन में हमेशा क्या होती है, आवश्यक होती है। तो माँ अपनी बेटी को ये समझा रही है। ये सावधानी का ही संकेत है कि निगाहें धरती पर रखना, उड़ान भरी जाए। ये जरूरी है कि आपको आपकी हैसियत पता हो, आप कहाँ जा रहे हो ये आपको पता हो, आपका परिवार कैसा है ये आपका पता होना चाहिए, आपके संस्कार क्या है ये आपको पता होने चाहिए। तब जो आपकी नींव है ये कभी डगमगाएगी नहीं। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कारों का, तुम्हारी संस्कृति पर का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। हमेशा याद रखना आवश्यक है कि जब भी आप नया कुछ लेकर आते हो तो ये नई जो है, ये नई परंपराएं जो आती है, ये नया कुछ भी जो आता है, ये हमें आत्मसात जरूर करना है। हमें पुरानी जो बुरी रूढ़ियाँ जो है, जो परंपराएं, उन्हें तो तोड़ना है। वो जर्जर मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है, लड़खड़ा गई है, उन्हें तो हमें तोड़ना है। लेकिन जो हमारी अच्छी परंपराएं है उसे हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्हीं अच्छी परंपराओं से आज हम क्या कहते हैं, दुनिया में जाने माने जाते हैं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए आपकी अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपनी कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना और उसे ज़रूर पढ़ना। आपको भी अगर आप भारत में हो तो आपकी संस्कृति के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो सच में आप भी क्या कर लीजिए, कॉलेज की जो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी जो होती है, वहाँ जाकर इस भारतीय संबंधित जो संस्कृति है इसके बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर आप पढ़िए। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए अगर आप भारत ही हो तो ये जानना क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ अपनाना या पहचानना शब्द को रेखांकित करो। पहचानना, बिना समझे बिना पहचाने
कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। हमेशा हम नया कुछ करने जाते हैं, देखिए, तो बहुत सोच समझ कर करते हैं कि सच में इसमें हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। क्योंकि जो भी नया, जो हमें पता नहीं होता जिसके बारे में, जब हम उससे क्या करते हैं, आत्मसात करने की या अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें क्या होती है, ज़्यादा हानि ही उठानी पड़ती है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर सारी सी क्या करनी होती है, जो समस्याएं हैं या जो भी है, ये जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच समझ कर अपने कदम बढ़ाए। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता, है ना। पश्चिमी जो दुनिया है, उनके मूल्य हमारे मूल्यों से बिल्कुल अलग है। यह उनके जो मूल्य हैं, ये हमारे मूल्य जो है, या भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है, इसके पर्याय बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि उनकी संस्कृति हमारे संस्कृति से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग है। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, उनका वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग है, वहाँ के पति पत्नी संबंध बिल्कुल अलग है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से वर्तन करते हैं, ये बिल्कुल क्या है, अलग है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे नए मूल्यों का पर्याय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूटे फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे तोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं कभी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। मतलब जो पुराना हो गया है, उन परंपराओं को हमें रूढ़ी में बिल्कुल भी ढालना नहीं है। जो परंपराएं टूट चुकी है, उन्हें हमें नए स्वरूप से में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या वैसे के वैसे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। उन मूल्यों को नया करने की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन फिर भी ये नए मूल्य जब हम अपनाते हैं तो बहुत सोच समझकर हमें अपनाने चाहिए। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गई मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है। मतलब आज जो है वो कल नहीं होगा, या कल जो था वो आज नहीं होगा। ये परंपराएं हमेशा बदलती रही है, क्योंकि समय जो है ये बदलता रहा है, तो समय के साथ साथ ये समाज भी बदलता जाएगा। इसमें जो भी रीतियां हैं, जो भी नीतियां हैं, ये नई पैमाने से क्या होगी, सामने आएगी। और ये समाज के साथ जो अनुपयोगी हो गई है, ये मूल्य हमें क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। और जो उपयोगी मूल्य है, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर जोड़ना पड़ेगा, जो रूढ़ी ही की तरह स्थिर नहीं हो सकती। क्योंकि ये मूल्य है, मूल्य कभी भी रूढ़ियों जैसे स्थिर नहीं हो सकते। और ये समाज है, इसलिए समाज तो क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर और गतिशील है। देखिए, जो रूढ़ी है हमेशा से वही चलती आ रही है, उसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमेशा गतिशील, मतलब हमेशा सतत अपना रूप क्या होती है, बदलती रहती है। एक निरंतर बहता निर्बल प्रवाह की तरह होती है वो, जो हर गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में क्या होती है, सिमट कर चले जाता है। तो ये जो है, ये परंपरा हमें क्या करनी है, इसका निर्वाह करना है, इसे आगे बढ़ाना है, जो इस बहते जल की तरह है, बिल्कुल निर्मल है, इसमें कोई भी खोट नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज नहीं तो कल वो जर्जर मूल्य भर हार कर गिरेंगे ही। मतलब जो भी पुराने मूल्य जो है, उन्हें जो टूटे हुए, जो जर्जर हो गए, जो बहुत पुराने हो गए, जो आज के ज़माने में लागू होते ही नहीं है, उन मूल्यों को हमें जोड़ना ही नहीं है। और इसीलिए क्या करना है हमें, ये मूल्य जो है ये क्या कर होंगे, ये गिरेंगे ही, टूट कर गिरने वाले ही है। लेकिन हमें नया जब जोड़ना है, तो हमें परंपरा के साथ हमें नया जो कुछ जोड़ना है वो जोड़ना है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, ये क्या कहती है कि जिस प्रकार हमारे पुराने मूल्य जो है आज जर्जर हो चुके हैं, आज क्या हो जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, आज के माहौल में बिल्कुल अच्छे नहीं है, उसी तरीके से ये पश्चिमी मूल्य जो है ये हमारे धरती के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो कि त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, जैसे कि तैसे मूल्य। नया कुछ आजमाओ, नया जरूर उनके जो पश्चिमात्य जो है कि किस प्रकार से वे लड़कियां जो है अपने पैरों पर खड़ी हो रही, किस प्रकार से देश में क्या कर रही है, या परिवार का उदरभरण कर रही है, ये जो चीज़ें हैं
ये आप ले सकते हो, लेकिन वहाँ की और जो अन्य बातें हैं ये यहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, हमारी संस्कृति में वैसे के वैसे लेकर नहीं आ सकते। वे तो पौधे फलीभूत नहीं होंगे, है ना। हम जैसे कि तैसे उगाएंगे, कोई भी आप पेड़ लगाते हो तो उसे जैसे कि तैसे उसकी अगर टहनी लगाओगे तो वो बिल्कुल जल्दी क्या नहीं होता, फलता फूलता नहीं है। इसके लिए उसे कलम किया जाता है और उसके बाद उस पौधे को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें भी इन पश्चिमी मूल्यों को क्या करना होगा, कलम करना होगा, मतलब अच्छे मूल्य लेने होंगे। और जो हमारे देश के अनुकूल नहीं है उन मूल्यों को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। होंगे तो जल्द झड़ जाएंगे, है ना। अगर जल्दी भी हो जाते, जल्दी पेड़ अगर बढ़ता भी, जल्दी उसे फल फूल आ जाते हैं तो वो मरते भी जल्दी है या खराब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वह फल हमारे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि ये रूढ़ियाँ, ये परंपरा, ये मूल्य जो है ये समाज में इस तरीके से बदलते जाते हैं। धीरे 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 समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है और तब कहीं जा ये मूल्य जो है, ये परंपरा क्या होती है, ये गतिशील होना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए भी भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य अवश्य पढ़ना, इसीलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए क्या है, जरूरी है या आवश्यक है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह से पहचान सके। जिस धरती में सीता जैसी क्या होगी, पवित्र स्त्री होगी, जिस देश में सावित्रीबाई फुले जैसी क्या हो गई, ये शिक्षिका होकर गई है, ऐसे भारतीय लड़कियां जो है इनको हमारी या खुद की धरती के बारे में या खुद की जड़ों के बारे में जानना क्या है, अब बहुत आवश्यक होता है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। देखिए यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है उसकी सहेली जो रचना है उसका, जो हमारे कुछ नियम होते हैं, जो कुछ बनाए गए रूढ़ियाँ होती है कि लड़कियाँ जो है उन्होंने अपनी एक सीमा होती है, उस सीमा को कभी लांघना नहीं चाहिए। तो ये जो ये बात जो है, ये सहेली जो है, ये रचना ये नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है ये पूरी पीढ़ी का ही क्या है, संघर्ष है। क्योंकि ये नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही क्या कहती है, जानती पहचानती है। इसे अंधा अनुकरण कहा जाता है। जैसे कि तैसे आप उन्हें क्या करते हैं, बिना जाने पहचाने क्या करते हो, आत्मसात करते हो और उन मूल्यों को अपनाते हो, और इसीलिए क्या हो जाती है, बहुत परेशानियां आ जाती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहते हैं, है ना। कोई कोई तो कहता है कोई बात नहीं, चलो उनके मूल्य तो हमारे यहाँ हो जाते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। ये बदलना भी नहीं चाहते भी है लेकिन नहीं भी चाहते, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। उनको लगता है चलो होना तो चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अगर आपको नया कुछ चाहिए, नए मूल्य अगर चाहिए तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उस ज्ञान को आपको क्या करना है, अवश्य जानना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। जो भी है, जैसे भी है, जो रास्ता है, उस रास्ते को, उस सामर्थ्य को, उस सीमा को हमें क्या करना होगा, सोचना होगा, देखना होगा। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देती है। आप नए मूल्य जरूर अपनाएं, पाश्चिमात्य मूल्य जरूर अपनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें जो सीमा रेखाएं हैं, उन सीमा रेखाओं को अगर आप देखते हो, या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अगर आप समझ गए तो आपके लिए बड़ा बहुत लंबा चौड़ा रास्ता क्या हो जाएगा, सामने खुल जाएगा। तो अपनी सहेली रचना को ये समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है ना। बहुत बातें होती है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप कह तो सकते हो, लेकिन कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। कोई ऐसी क्रांति जो है ये कोई नहीं कर सकता है। लगता है इतना, इस मूल्यों को बदलना, इस समाज को बदलना इतना क्या नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये क्रांति
लगते तो है हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तो करते तो है, बोलते तो है, लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। और एक ही झटके में यूं टूट कर हार कर बैठ जाना तो निहाय मूर्खता ही है। और कुछ हो जाए तो आपको क्या नहीं करना है, टूटना भी करना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है उसमें, नए तरीके से खड़े हो जाओ, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है और फर्स्ट ईयर तो है, अभी तो बहुत इतनी लंबा मतलब और बहुत आगे जाना है। अभी खुद की जीवन की राह जो है इसे क्या करना है, तय करना है। और तब कहीं जाकर आपको जो आपके जीवन की जो आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जो बातें हैं ये आपको बाद में करनी है। अभी तो आपको क्या करना है, आपके जो करियर जो है उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। तो जो भी उसके बारे में ये बात हो रही है, क्योंकि उसके दोस्त के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और वो उसके प्यार में पड़ गई है और ये अभी प्रथम वर्ष में ही है। और इसीलिए ये लेखिका जो है अपनी बेटी को भी ये समझा रही है कि उसे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले सोच समझकर दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने होता है, हो सकता है वो हमारे सामने होते हुए बहुत सारा दिखावा करे, आपसे सच में प्रेम करने का नाटक करे, लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति आपके आंखों के पीछे या आपके पीछे ऐसा क्या हो, बहुत बुरा व्यक्ति भी निकल जाए। तो जल्दबाजी में जो हम निर्णय जो ले लेते हैं, या ये युवा पीढ़ी जो है ये इतना जल्दी क्या करती है, जो निर्णय ले लेती है और बाद में क्या होता है, फिर बाद में दोनों एक साथ रहने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं, दोनों की पड़ती ही नहीं है। तो इसी प्रकार से वो क्या कहती है कि एक दूसरे को जांचे परखे और एक दूसरे की राह का रोड़ा न बने। रोड़ा मतलब कांटा, या बिल्कुल ना बने, या वो एक दूसरे के रास्ते की मुश्किल बिल्कुल ना बने। तो एक दूसरे की क्या बने, वो प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। तो दोनों अगर एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं तो दोनों की प्रेरणा बनना आवश्यक होता है, दोनों की ताकत बनना आवश्यक होता है, ना कि उसके राह का क्या बनना, कांटा बनना जरूरी है। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उसकी दोस्ती जो है वो इसमें कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियां कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। तो वो क्या कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कि पूरे साल अगर वो पढ़ाई समाप्त होने तक अच्छे तरीके से क्या करते हो, एक साथ रहते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम लगाव जो है हमारा या हमारा जो प्रेम है वो उससे कायम है, तो उसे सारी गलतियों के साथ उसकी खूबियों के साथ उन्हें क्या करना जरूरी है, स्वीकार करना आवश्यक है। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल, क्योंकि आप एक औहदे पर पहुंच जाते हो, आपकी एक एज भी बन जाती है, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं वो भी आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता भी आप में आ जाती है। तो आप ये भली बात है अपने जीवन के बारे में क्या कर सकते हो, सोच सकते हो और सोच कर ही आप क्या करते हो, निर्णय लेते हो। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। ये इसकी माँ क्या कहती है कि रचना को अपनी अंतिम ईयर की पढ़ाई जो है उसकी वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक इंतजार करना आवश्यक है। और ये पूरी एक दूसरे जो है पूरी जतन से मतलब पूरी ईमानदारी से क्या करे, अपने आप को इस परिस्थिति के लिए तैयार करे कि ये हमें एक साथ रहना है। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है, क्रांति नहीं। जब तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, किसी ओहदे पर नहीं पहुंचते हो, तब कहीं जाकर आपकी उस क्रांति का या उस शादी का जो आपका निर्णय होता है वो कहीं पर ना कहीं क्या होता है, सही फैसला आपका हो जाता है। नहीं तो बीच में ही शादी कर लो, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दो, बिना काम पर लगे ही अपना संसार बसाओ और बाद में फिर तू मैं होती है और ये लड़का जो है लड़की के नसीब को दोष देता है,
लड़की लड़के के नसीब को दोष देती है, दोनों अपने नसीब को दोष देते हैं और इस तरीके से ये जीवन जो है ये दाम्पत्य जीवन जो है ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए ये निर्णय लेना बिल्कुल क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, कुछ एक एम अपने दिमाग में रखो, उस टारगेट को अचीव करो और उसके बाद आपको जो भी शादी का निर्णय है वो आप ले लो। ऐसे कथित क्रांति का असफल होना क्या हो, निश्चित ही समझ जाना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ तैयारी करते हो, बिना सोचे समझे कुछ निर्णय ले लेते हो, तो ये जो है ये 100% असफल हो जाती है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी हम क्या नहीं करते, कदम उठाते नहीं है। और फिर तो जब शादी का फैसला होता है तो उसके लिए हम बहुत सोच समझ कर क्या करते हैं, फैसला करते हैं। क्योंकि ये शादी का फैसला जो है हमारी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, हमारी ज़िंदगी का अहम फैसला होता है। और इस फैसले को इतने जल्दबाजी में अगर करोगे तो हो सकता है बाद में आपको पछताना भी पड़े। और इसीलिए इसके लिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी करनी नहीं है। यह तो ज़िंदगी का अहम फैसला होता है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहने की काफ़ी नहीं है। वो क्या कहते, ठीक है तूने उससे क्या कर लिया है, जो उसकी बातें जो है या उसने शादी करने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय से तुम क्या हो, बिल्कुल अलग हो गई हो। लेकिन सिर्फ तटस्थ रहना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें रचना को वो तुम्हारी क्या है, सहेली है। अगर वो तुम्हारी सहेली है तो उसकी हित देखना भी तुम्हारा क्या है, एक फ्रेंड का, एक दोस्त का, एक सहेली का क्या होता है, एक हक होता है। और उसमें भी तुम्हें क्या करना चाहिए, वो कहती है हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, है ना। वो सामने वाले जो व्यक्ति है उससे आप क्या नहीं, दोष नहीं दे सकते हो। क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हो, जो बात बनाने जा रहे हो, बनने के बजाय क्या हो जाएगी, बिगड़ भी जा सकती। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा ही क्या हो जाए, असर हो जाए। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटने मतलब बचकर निकलना। अगर तुम उसे समझाने के लिए भी जाओ, अगर तुम उसे दोष देती हो तो तुम इससे बात ही नहीं करेगी। क्योंकि वो तुम्हें जैसे ही तुम्हें देखेगी वो तुमसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि उसे ऐसे लगेगा तुम उसकी क्या हो, दुश्मन हो। इसीलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात को क्या करना पड़ेगा, संभालना भी होगा। दोष अकेले रचना का भी नहीं है, जो एज होती है उस एज का भी, इस नासमझ उम्र का भी इसमें क्या होता है, दोष होता है। या उसका जो परिवेश होता है उस परिवेश का भी क्या होता है, दोष उसमें होता है। परिवेश मतलब जिस माहौल में ये लड़की आ जाती है, जैसे उसके पास के बाकी दोस्त भी होते हैं उस प्रकार से इनका बिहेवियर भी होता है, जिससे उसे संभल कर चलने की संस्कार नहीं दिए गए हैं। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भाव किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों में बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। और ये उम्र वैसी ही होती है। जो युवक होते हैं ये इन लड़कियों से भावपूर्ण बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं और इनको ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया जो है सब यही समेट गई है, इनसे ज़्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। और इनकी ऐसी एक रोमांच, ये रोमानी भावना जो होती है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, या जिसे अट्रैक्शन हम कहेंगे इस उम्र में एक्चुअली, तो ये जो होता है तो इसमें ये बह जाती है और ऐसा कुछ काम कर जाती है कि जो शायद एक लड़की को शादी से पहले नहीं करना होता है। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इस उम्र में परिवार से दूर अगर ये लड़कियां रहती हैं और वो अपने भीतर झांक कर देखती नहीं है, सोचती नहीं है। अंतर्मुखी का मतलब होता है खुद के अंदर देखना, झांकना और दूसरों को अहमियत न देकर खुद को ज़्यादा अहमियत देना, खुद को ज़्यादा होशियार समझना, मुझे सब आता है, ये भावना मन में आना, इससे इस लड़कियों की फिसलने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में इस समय आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और इसके
बहकाव में उसके कदम क्या हो जाते हैं, भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। क्योंकि घर वाले अगर ठीक से बात नहीं करते हैं, उस उम्र में उसे नहीं समझते हैं, तो ये लड़का जो है, ये जो मीठी मीठी बातें करता है, उसे ऐसे लगता है कि यही क्या है, मेरा हमदर्द बन सकता है, यही मेरा क्या करता है, दर्द समझता है। लेकिन उस उम्र में हमें सही और गलत का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में क्या आ जाएगी, दरार आ जाएगी। क्योंकि हम तुम दोस्त हो तो अच्छे तरीके से तुम्हें क्या करना होगा, उसे समझाना होगा, पूरी तरीके से सोच समझ कर समझाना होगा। नहीं तो दोस्ती में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है या दरार भी पड़ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। रचना के पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब परिवार कैसा है, माता पिता कैसे हैं, घर में कौन कौन है, किस प्रकार से उनके घर में संस्कार है, तो इसका सबका क्या करना है, अध्ययन मतलब देखना है कि वो किस प्रकार से। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी उस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करना होगा। अगर वो परिवार से बहुत कटी कटी रहती, कुछ रीज़न अगर है, तो उस रीज़न को, उस कारण को ढूंढना होगा और उसे अपने परिवार से फिर से क्या करना होगा, मिलाना होगा। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहोगे वह अपनी माँ को क्या करे, पत्र लिखे। शायद हो सकता है वो खुलकर रचना जो है अपनी माता पिता से बात न करती हो और इसीलिए शायद इसके साथ ये हुआ हो। अपने घर के भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेली जूझने से क्या होती है, निजात पा सकती है। मतलब जो भी उसकी समस्या है, उस समस्या का निराकरण यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसे या तो अपनी माँ से बात करनी होगी या तो उसे अपने भाई बहन से बात करनी होगी। अगर ये भी संभव नहीं होता है तो उसकी अगर बड़ी बहन या बड़ी भाभी अगर है, उनसे या फिर अपनी सहेली से क्या करना होगा, ये अपनी मन की बात जो है ये कहनी होगी और तब कहीं जाकर इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल सकता है। नहीं तो तुम तो हो ही, ऐसे समय वो तुम्हारी बातें न सुने, तुम्हें झटक दे, तभी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। क्योंकि तुम दोस्त हो और दोस्त के नाते या सहेली के नाते तुम्हारा ये क्या है, कर्तव्य है। हो सकता है उसकी मनोदशा के जो है या उसकी दशा जो है, उसकी दशा जो है उसके कारण वो तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम्हें उसे क्या करना है, अनसुना करना है। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसीलिए अकेली नहीं छोड़ देना है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का वो बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और भी टूट जाएगी। अकेली पड़कर वो उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ाएगी जिधर जाने से तुम उसे क्या करती हो, रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की क्या है, परीक्षा है। और इसीलिए वो माँ कहती है कि तुम्हें रचना से क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह भी करा सकती हो। अगर वो कहती है कि अगर हो सकता है तो जो भी जिसके साथ भी ये शादी करना चाहती है तो उस लड़के से तुम जाकर क्या कर सकती हो, मिल सकती हो। उसके मन में क्या है ये भी तुम क्या कर सकती हो, जान सकती हो। और ये सारी बातें तुम क्या कर सकती हो, अपनी सहेली को बता सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, वो अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का क्या देना है, परामर्श देना है। मंशा का मतलब होता है इच्छा, आगाह करना मतलब सूचित करना होता है। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्त के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जल लेने का अनहोनी का या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझबूझ की भी क्या है, परीक्षा है। और इस बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने
पुत्र को भी दे सकती है। ये बातें बेटा या बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। मैं इसमें परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी माँ, तुम्हारी माँ। और इस प्रकार सुनो किशोरी पत्र संग्रहालय से ये जो पाठ है पत्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। और आज की जो युवा पीढ़ी है या आज की जो युवा युवतियाँ जो हैं किस प्रकार से बिना सोचे समझे बिना विचार किए पाश्चात्य मूल्यों को अपनाती है और किस प्रकार से अपने जीवन को नष्ट करती है और किस प्रकार से उसे दुख में डालती है, ये पूरा इस पत्र के माध्यम से एक माँ ने अपनी बेटी को क्या किया है, समझाया है। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।